सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में खुशामदीद। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ मौजूद हैं एज़ ऑलवेज़ असद निज़ामी, हमारे जर्नलिस्ट और एनालिस्ट, एंड ऑफ कोर्स हमारे जो जूनियर तज्ज़ियाकार हैं अली आफ्ताब सईद। क्या हाल चाल आप सबका? वो बस फिट ठीक है, चौकस हैं। मैनिफेस्टोस देखे आप लोगों ने? बिल्कुल। क्या आपके तासुरात हैं? मुझे तो सारे एक ही तरह के लगे नून लीग का मैनिफेस्टो आया, उससे पहले कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी का आया था, पीटीआई का भी आज के दिन ही बैरिस्टर गौहर ने बैठ के कुछ चीज़ें बताई हैं। तीनों में सिमिलैरिटीज़ तो बहुत हैं। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक विजन है कि जिसको चीप करेंगे उसको ग्रीन करेंगे। उसके अलावा तीनों पार्टियों ने, पीटीआई का तो खैर पहले भी ये एक था 2018 के बाद से क्लाइमेट चेंज के ऊपर उनकी एक थी। नून लीग ने भी इस दफ़ा ऐड की है और पीपल्स पार्टी ने भी ऐड की है। उसके अलावा यूथ एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। पीटीआई का तो था ही हमेशा से, बट पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने इस दफ़ा उस चीज़ का जिक्र किया, उनको किसी तरह एम्पावर करेंगे। अब वो क्या उसकी तफसील है वो तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन जो दो चीज़ें जो थोड़ी सी डिफरेंट हैं इसके अंदर के, फैमिली प्लानिंग की हद तक पीएमएलएन ने बात की है, बाकी दोनों के अंदर इसके ऊपर इतना फोकस नहीं था। पीटीआई की जो था अलबत्ता मैनिफेस्टो, उसके अंदर दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि उन्होंने कहा जी कि हमें तीन चीज़ें इनफैक्ट कि नेशनल असेंबली का टेन्योर जो है वो 4 साल होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 5, सेनेट का 5 साल होना चाहिए जिसमें 50% जो है वो डायरेक्ट इंडक्ट होंगे, और लास्टली उन्होंने कहा जो प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्टली इलेक्ट होगा पब्लिक से, नॉट जो हाँ ये किसने कहा? ये पीटीआई ने कहा। सो विच बेसिकली मीन्स कि वो उनका ख्याल ये है कि होना ऐसे चाहिए कि जो सॉर्ट ऑफ अमेरिकन सिस्टम है कि उनका एक ही प्रेसिडेंट है और वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वहाँ से, ना कि एक पार्टी इलेक्ट होती है और पार्टी फिर अपने बीच में से एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो देते हैं। सो ये तीनों के हैं। ये अच्छी बात है कि मैनिफेस्टोज आ गए हैं। हम इस इधर ही बैठ के बात कर रहे थे, एक हमने शो किया था जिसपे कि मैनिफेस्टोज अब तक आ जाने चाहिए। चलें, देर आए दुरुस्त है। और अब कोई अगर अभी भी अनसर्टन है कि किसको वोट देना है, तो 3 आपके पास ऐसी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं ऑनलाइन, तीनों की दीगर जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आप डाउनलोड करें उससे, उस पीडीएफ फॉर्म में, और उसको पढ़ें और जिनको जो समझ आती है उसके हिसाब से वोट दें और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें जी, फिर वोट दें। एक तो इसमें एतराज़ ये आ रहा है कि ज़्यादातर पार्टीज़ का जो मैनिफेस्टो है वो अंग्रेजी ज़ुबान में है, तो लोग कह रहे हैं कि इसको उर्दू में होना चाहिए। दूसरी चीज़ के अलावा बाकी लैंग्वेजेस में भी होना चाहिए। दूसरा ये कि जहाँ तक बात है पॉपुलेशन वाली है, वैसे वो हिस्सा पीटीआई और पीपल्स पार्टी का भी, लेकिन क्योंकि आपने इन डेप्थ पढ़ा है तो उसमें नून लीग ने ज़्यादा फोकस किया होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज़, जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि वो जब विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो उसमें वैसे तो तीनों पार्टियां कह रही हैं कि हम विमेन को एम्पावर करेंगे, लेकिन एक जो पीपल्स पार्टी का हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि अडॉप्शन के केस में सिंगल मदर्स को उसकी इजाज़त मिलेगी, और उसमें जो टेक्निकलिटी है ना वो ये है कि जब उसके कागजात बनते हैं, जब भी आप बच्चा अडॉप्ट करते हो तो उसमें यह है कि गार्डियन मर्द होता है, तो वो उसको किस तरह से टैकल करेंगे ये एक सवाल है, लेकिन उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि अगर हम आएंगे तो करेंगे। ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे वैसे तो बिल्कुल आप दोनों की बात बिल्कुल ठीक है कि पढ़ना चाहिए और पढ़ के इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की तो आप तारीख देखें कि नून लीग ने जब ये जंगला बस और मेट्रो बनाए थे तो ये मंशूर का हिस्सा ही नहीं थे, तो हमारी पार्टियां तो ओवर डिलीवर करती हैं ठीक है, वो वादे जो किए होते हैं उससे बढ़ चढ़ के ये डिलीवर करती हैं। अच्छा, बाकी ये है कि देखें, अब जो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है इकोनॉमी। एक तो जिस तरह बिजली की बात की, पीपल्स पार्टी कह रही है हम 300 यूनिट फ्री देंगे, नून लीग में हमजा साहब कह रहे हैं 200 यूनिट फ्री और मरियम साहिबा कह रही है 300 यूनिट फ्री, तो उनका आपस में फैसला नहीं हुआ। आईपीपी भी 300 यूनिट फ्री। अच्छा, वो कैसे करनी है ये किसी को नहीं पता। मतलब वैसे पीपल्स पार्टी ने एक थोड़ा सा बताया है कि हम एक्स्ट्रा मिनिस्ट्रीज खत्म करेंगे और वहां से जो पैसे बचेंगे हम उसको लगाएंगे। मसला पता है क्या है, वो वही बात है कि पीपल्स पार्टी को शायद लग नहीं रहा कि वो पावर में आएंगे, तो इसलिए इस किस्म का वादा कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले तक पीएमएलएन रियासती जबर के निशाने पे थी, ठीक है। उनके जो लीडरान थे, उनके जो वर्कर थे, जो ऐसे मौके पे उनको छोड़ के नहीं गए, उनको क्या अब वो पार्टी इग्नोर कर देगी अगर पावर में आती है, ठीक है।
पीटीआई वाले ये शिकायत करते हैं सच या गलत कि जी वो आजकल रियासती जबर के निशाने पे हैं। अगर वो पावर में आएंगे इस दफा या अगली दफा, तो क्या वो जो उनके वर्कर जिन्होंने उनके लिए मारे खाई या जो भी जेल काटी, क्या वो उनको नजरअंदाज कर देंगे? नहीं। सो मसला ये है कि मिनिस्ट्रियां कम करना, SAPM कम करना, खर्चे रियासत के बचाना, ये मुमकिन नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये अपनी सरकार का नहीं बजट कंट्रोल कर सकते। फिर अगर आप रियासत पे आ जाएं, पक्की नौकरी वालों पे आ जाएं, तो वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सो इवेंचुअली तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं स्टैम्प पेपर पे कि एक दिन हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमने रॉक बॉटम हिट करना है। जब तक वो हिट नहीं ना हो जाता, हम नीचे ही जा रहे हैं। हाँ, नहीं, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की और जस्टिस सिस्टम की रिफॉर्म्स की काफ़ी बात की है PPP ने और PMLN ने। इसके साथ साथ दोनों के तीनों में एक और चीज़ जो है थी, इग्नोर तो नहीं होती, बट देखिए हम कहते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन जो है वो 2 पिलर्स हैं किसी भी एक मुल्क के जो बाकायदा तौर पर ठीक होने चाहिए। तीनों के अंदर जो है जी वही जो हमें जेनेरिक बातें जो हैं कि जी हम ये कर देंगे, किताबें सस्ती कर देंगे, स्टूडेंट्स को ये चीज़ दे देंगे, वो दे देंगे, मेट्रो बस फ्री कर देंगे। प्रॉब्लम है कि अभी तो जेनेरिक ही बातें आप कर सकते हो ना, जिस तरह आपने बोला, वंस यूर in the office, once you have data, once you understand कि अच्छा ठीक है, once you have the right people to tell you, लेकिन ये डाटा मसले का हल हम इस तरीके से मसला ये है कि ये डाटा तो आज भी अवेलेबल है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर कितना बजट है, कितना डेवलपमेंट है, कितना नॉन डेवलपमेंट। एलोकेशन ऑफ बजट नहीं कि अच्छा सोल्यूशन क्या है, पॉलिसी मेजर्स क्या लेने, क्या हम अगर एक प्रॉब्लम है जिस तरह आप बात करें कि पब्लिक हेल्थ केयर और एजुकेशन भी, वो तो सबको पता है कि एक मसला है हमारा, तो उस मसले को राइट नाउ एग्जैक्टली एग्जिस्टिंग क्या इश्यूज हैं रूट पे, उसको उसकी मामले की तह तक जाना, इन्वेस्टिगेशन करना, मतलब पूरा आप उसके पीछे नहीं, लेकिन मतलब ये तो अगर आप पहले पॉलिसी नहीं बना सकते तो आपको तो पावर में आने का हक ही कोई नहीं है। एनी प्रोमिसेस, वो भी इतने स्पेसिफिक, यू शुड बी एबल टू हैव इसमें एक इशू है आप ही की बात पे अगर मैं एक्सपैंड करूं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इन तीनों में से सिवाय एक पार्टी को छोड़ के बाकी 2 जो हैं वो तो 2-3 दफा हुकूमत कर चुकी हैं, सूबाई और फेडरल जो है। तो अगर तो अब अभी भी जेनेरिक बातें हो रही हैं तो फिर क्या फ़ायदा इस मैनिफेस्टो का? मतलब ये अगर ये तो आप PTI की हद तक कैसे उनको एक दफ़ा वो गवर्नमेंट में आए थे, ये बाकी तो इन्हीं लीडर्स के साथ, इन्हीं सियासतदान के साथ, इन्हीं वुज़रा के साथ 2-2 दफ़ा हुकूमत जो है वो कर चुके हैं। तो अगर अभी भी ये बात है कि जी हम जेनेरिकली देख रहे हैं इन 2 मसलों को, तो वो तो ज़रा अजीब सी बात है कि आप स्पेसिफिक्स पे आ जाएं। एक चीज़ पे बड़े स्पेसिफिक थे ये लोग, PMLN खास तौर पे, कि आर्टिकल 62 और 63 को हम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, वो तो खैर देखें, जिस वक्त ये 18वीं तरमीम हो रही थी उस वक्त पीपल्स पार्टी पिटती होती थी इनको कि इसको देख ले, तब इनको लगता था कि हमें किसने हाथ डाला। वो तो जब ज़ेर ताब आ गए तो उसके बाद इन्होंने कहा अब हम कुछ करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि अगर आपके पास कौन सा डाटा है जो आपके पास नहीं है, मतलब ये सादी सी बातें हैं कि अगर जो एजुकेशन है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है कि फेडरल है, अगर प्रोविंशियल है तो HEC क्या कर रहा है। बात बहुत मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स भी होंगी, यकीनन होती हैं, कुछ तो बहुत सादी हैं, अगर आप उन पे भी बात नहीं कर सकते, बेसिकली आप घबरा रहे होता पता है कि इलेक्शन है, आपको वोट चाहिए, आप किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को भी नाराज नहीं करना चाहते। तो इस तरह तो फिर जब मसाइल इतने ज्यादा गंभीर हों तो इस तरह मुल्क नहीं चला करते। आई थिंक लेकिन PPP का जो मैनिफेस्टो है उसमें काफ़ी स्पेसिफिक किस्म के वादे किए गए हैं। किस वाले से? जिस तरह फॉर एग्जांपल डिसअपेरेंसेस को लेके, या एक औरतों के भी अगर आप देखें ना कि हम किस तरह के स्टेप्स उठाएंगे। एक तो ये भी था कि पिंक बस को दोबारा से हम लोग शुरू करेंगे, और मतलब काफ़ी, अगर आप उनका काफ़ी डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। सो उनके वो आपने सही बात की थी कि लगता कि उनको नहीं लगता कि दे आर कमिंग इन पावर। हाँ, ये तो वक्त बताएगा। वैसे तो अब तो देखें जलसों का भी सिलसिला जो है वो ज़रा ज़्यादा ही शुरू हुआ है। देखिए, ये मैं आपको एक बात बता दूं, इलेक्शन है ना, this one is the best election to lose. Sorry? This election is the best election to lose. उसकी वजह ये है कि एक तो ऑलरेडी मईशत इतने हिचकोले खा रही है, दूसरा जो मैंने अभी पीछे वजह बयान की उसकी वजह से जो भी पावर में आएगी हुकूमत वो कुछ खास नहीं कर सकती। सो इसलिए हमने मजीद नीचे जाना है, मजीद बुरे हाल होने हैं, अवाम ने मजीद
इनको कोसना है और उसके बाद जो है उम्मीद की जा सकती है कि शायद जो फिर हुकूमत बने वो थोड़ा सा लंबा अरसा गुजार ले। इस हुकूमत से तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये ज्यादा टाइम गुजारे। वो बिल्कुल समझ में आ रही है कि सियासतदान क्यों इतना चाह रहे हैं इस इलेक्शन को जीतना। उसकी वजह ये है कि सबको पता है जो मईशत के हालात हैं, प्राइवेटाइजेशन होनी है बड़े लेवल पे। बड़े लेवल पे प्राइवेटाइजेशन का फायदा तभी है जब आप सीट पे हो। तो लेकिन फिर वही बात है, ये हुकूमत मुझे तो नहीं लगता ये जो भी बनने जा रहा है ना कि ये अपना टेन्योर पूरा कर सकती है। चलो यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे। स्टे ट्यून विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। अभी रिसेंटली हमने एक इंटरनेशनल मतलब न्यूयॉर्क से खबर थी, तो हमने सोचा कि इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको डेफिनेटली डिस्कस किया जाए। न्यूयॉर्क के मेयर ने अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया के बारे में बात की थी कि हाउ इट हैज़ बिकम अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, अ पब्लिक हेल्थ हैज़र्ड। और इस बारे में उनका कहना है कि इट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ जिस तरह पुराने ज़माने में टोबैको बन गया था पब्लिक हेल्थ क्राइसिस या गन्स आर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, तो उसी तरह से दे ट्राइंग टू कम अप विद वेज कि इसको टैकल किया जाए। एंड आई थिंक इट इज़ हाई टाइम दैट अदर जुरिस्डिक्शंस, ख़ास तौर पे हमारा मुल्क भी इस मामले में ज़रा कुछ फोकस तो करना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ डेफिनेटली अफेक्टेड। आई मीन देयर आर काउंटलेस स्टडीज़, काउंटलेस आपके पास सर्वेज हैं टू शो के सोशल मीडिया का ओवर यूजेज की वजह से मेंटल हेल्थ कितनी इफेक्ट होती है। जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं दे मेक मनी ऑफ द फैक्ट दैट यू आर यूजिंग देयर एप्स, सो दे आर ट्राइंग टू मेक द ऐप इस तरह से डिज़ाइन करते हैं वो आपको इतनी एडिक्टिव होती है वो। सो ओवरऑल ऑब्वियसली दे आर मेकिंग मनी बट यू आर हैविंग दीज इशूज़, आपके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो दिमाग के होते हैं, प्लस आपका फोकस अफेक्ट होता है, आपकी परफॉर्मेंस इन स्कूल्स इन ऑफिसेज वो अफेक्ट होती है। देयर इज सो मच स्टडी ऑन दिस कि मतलब इट्स इनएविटेबल के जिस मुल्क ने ये सारी चीज़ें बना के दी हैं हमें, अब वही कह रहे हैं जी कि ये चीज़ें बहुत बुरी हैं। तो एक तो ये अब ये तो नहीं कह सकते कि उस मुल्क ने बना के दी है। ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है जो कि उस मुल्क में हैपेंस टू एग्जिस्ट। बट चलो ठीक है, पहले तो देखें इसको, हर जो शहर है और मुल्क है और रियासत है और कोई गवर्नमेंट है वो तो इन चीज़ को फ़रोग दे रही थी कि जी आप सोशल मीडिया के ऊपर आएँ, आप यूज़ करें, उसके ज़रिए सारी कॉन्वर्सेशन होगी, उसकी जगह चीज़ें मूव होंगी। अब ज़ाहिर हेल्थ क्राइसिस बन गया क्योंकि स्टडीज़ आ गई, जैसे आपने कहा कि जी अब ये बुरी है आपके लिए चीज़, वो तो चले बात नीचे करी। मसला असल में ये भी नहीं है। मसला ये कि मीडिया जो है हमेशा से एक इस किस्म की चीज़ है जो कि अगर ज़्यादा कंज्यूम कर लिया जाए तो आप थोड़े से हिल जाते हैं, थोड़ा आपको मसले हो जाते हैं। पहले मसला ये था कि वो वन वे कम्युनिकेशन थी। आप टीवी के सामने बैठे हैं, किसी ने आपको कुछ बातें बता दी, आप उससे इन्फ्लुएंस होकर आप साथ वाले कमरे को बैठे उससे जाके बात कर लेंगे। अब ये होगी टू वे कम्युनिकेशन। अब आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, अब आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप उस चीज़ को पसंद कर सकते हैं, ना पसंद कर सकते हैं। जो मेंटल हेल्थ वाला एरिया है जहाँ पे इफेक्ट होता है सारा, और ये जिस तरह हेल्थ हैजर्ड बनता जा रहा है, उसका आई थिंक बहुत बड़ी परसेंटेज या वेटेज उसको दी जा सकती है जो कॉमेंट सेक्शन है आपके। जो क्रिएटर भी है उनको भी वहाँ से मसले मसाइल होते हैं, लोग बात नहीं पसंद करते, लोग चीज़ें लिखते हैं, रेगुलेशन कम है। और जो शख्स जो व्यू भी कर रहा है और वो किसी का फैन है और वो उसको भी नहीं पसंद आता कि मेरे बारे में, जिसको मैं फॉलो करता हूँ उसके बारे में कोई बात की जा रही है। I don't really agree with that. I think everybody has the freedom to say whatever they want to say. अगर आप को पसंद नहीं है आप उनको ब्लॉक कर दो, रिमूव कर दो, कमेंट डिलीट कर दो। नहीं, अगर आपने फर्ज करें ये शो है, हम ये शो लिखते हैं, किया हमने शो, अब फर्ज करें ये सोशल मीडिया पे जाता है शो, उसके नीचे ढेर सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें से बहुत अजीबोगरीब कमेंट्स आते हैं। आपको शायद ना फर्क पड़े उससे, मुझे शायद पड़ जाए, अली को शायद पड़ जाए, या किसी और को पड़े। जिस तरह आप राह चलते हुए आप किसी को मिलते हैं और वो कोई आपको बात कर दे, आपको फर्क पड़ता है। अब आपकी मर्जी है कि आपने उसके कैसे इसको हैंडल करना है। नहीं, उसके नीचे राह चलता नहीं, उसके नीचे दुनिया जहां से बंदा कमेंट कर सकता है। पब्लिक प्रेजेंस एंड प्लेटफॉर्म जहां पे आप इनवाइट कर रहे हैं पीपल टू वॉइस आउट व्हाटएवर दे ओपिनियंस दे होल्ड एंड कमेंट ऑन योर पोस्ट, ऑन योर व्हाटएवर, तो अब ऑब्वियसली नेचुरली इफ दे हैव यू गिवन देम दैट ऑप्शन, तो आपको भी थोड़ा सा। मैं अगर मेंटल हेल्थ पे देखूंगी ना तो ज़्यादा जो इसकी जो सोशल मीडिया एप्स की जो यूजेज है, आई मीन जिस तरह आपके जब गेम्स आई थी शुरू में,
तो एक डोपामाइन रिलीज होता है एवरी टाइम यू प्रेस अ बटन एंड यू गेट एक हैप्पीनेस सी एक स्टेट होती है, एक एस्केप होता है फ्रॉम रियलिटी. सो आई थिंक मेजर जो मेरे नज़दीक एक प्रॉब्लम है विद दीज एप्स इज कि आप न्यूज़ फीड पे हो, आप एक खबर पढ़ रहे हो, एक न्यूज़ पढ़ रहे हो, मीम्स देख रहे हो, जोक्स देख रहे हो और लगे हुए हो आप, एंड इट्स अ ग्रेट एस्केप फ्रॉम रियलिटी, फ्रॉम द स्ट्रेसफुल लाइफ जो आप लीड करते हो. सो ये जो हमारे टीनेज ईयर्स के जो टीनेज बच्चे होते हैं या इवन उससे भी छोटे होते हैं या इवन अर्ली 20s, they are facing this huge problem where they're away from the reality because reality is, आपको पता है आजकल के हालात भी कैसे हैं. क्योंकि मुझे सारे में प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा. ये जब भी वो जो मेयर साहब हैं वो हैं सियासतदान, उनको पसंद नहीं आ रहा होगा कि उनके बारे में क्या बात हो रही है या सियासी तौर पे क्या चीज़ें हो रही हैं. बात ये है कि इससे जो भी नफ्सियाती मसाइल हो रहे हैं, नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो जब सोशल मीडिया नहीं था तो नहीं होते थे, या अब जब आगे से सोशल मीडिया कोई एक नई शक्ल इख्तियार करेगा तब नहीं होंगे. ये हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे. ये सोशल मीडिया इज़ अ ग्रेट टूल, प्लेटफॉर्म, थिंग कि जिससे सब लोगों को आवाज़ मिली है और इसलिए सियासतदान घबरा रहे हैं. देखिए मेरी बात सुने, वो जिस बात हो रही थी ना कि उन्होंने बनाया, इन्होंने बनाया, बात ये है वो जो सोशल मीडिया से पहले भी वही कौमें आगे थी जो आगे थी. सोशल मीडिया आने के बाद नफ्सियाती मसाइल सबको होने चाहिए ना कि सिर्फ हमें ही हो रहे हैं. नो अली, द प्रॉब्लम इज नॉट कि पीपल, देखिए मैं आपको बताता हूं, बात नहीं हो रही, बात ये नहीं हो रही कि जी वो क्या कमेंट्स कर रहे हैं लोग, उनके बारे में क्या बोल रहे हैं. बात हो रही है इसका यूजेज को कोई मसला नहीं है, स्क्रीन टाइम में कोई मसला नहीं है. मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन टाइम क्यों ज्यादा नहीं हो पा रहा. आप लोगों को तो मसला है कि जी आप लोग नहीं एडिक्ट होना चाहते इसका, या आप अपने बच्चों को नहीं करना चाहते. आप यूर ऑलवेज ऑब्वियसली, क्योंकि देयर इज अ रीजन व्हाई, जिस तरह अल्कोहल है बाहर के मुल्कों में, आप नहीं ना करना चाहते, मैं एडिक्ट होना चाहता हूँ. ठीक है, बात यह है कि मैं एडिक्ट हो ही नहीं पा रहा, मुझे प्लेटफॉर्म ही नहीं होने दे रहा. कैसे, मैं बताता हूँ. इनका इतना बड़ा इस वक्त मसला है जिसको कैसे डील करना है नोबडी नोज. मसला क्या है कि पहले एक होता था क्रिएटर या पब्लिशर, चाहे टीवी हो चाहे रेडियो हो, कुछ भी हो, जिस तरह हमने कहा वन वे ट्रैफिक होती है, और एक होता था कंज्यूमर. ठीक है, अब क्या है कि हर कंज्यूमर पब्लिशर भी है. अच्छा, पहले क्या होता था कि जब एक ही जगह से पब्लिश होना है तो वहां पे एड्स आते थे और कंज्यूमर से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो एड्स भी देखेगा ताकि साथ में उसके बाद वो कंटेंट भी कंज्यूम कर सके. अब क्या हो रहा है कि क्योंकि हर कोई पब्लिशर वही कंज्यूमर है, वो करते क्या है, वो कहते हैं कि जी अगर आप पैसे नहीं लगाएंगे तो आपकी जो पोस्ट है उसको रीच नहीं मिलेगी, यहां तक कि आपके फॉलोअर्स को ही नहीं मिलेगी. फाइन. प्रॉब्लम क्या है, आप अभी अपना फोन निकालें और स्क्रॉल करना शुरू करें किसी भी ऐप पे, राइट, 5 मिनट के बाद स्टोरीज रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी. ठीक है, वो 5 मिनट के बाद स्टोरीज क्यों रिपीट हो रही हैं? क्योंकि वो उसको समझ नहीं आ रही कि कंज्यूमर कौन है और पब्लिशर कौन है. बजाय ये कि अभी ये भी हो सकता है कि ऐड आ जाए, ऐड, आई डोंट माइंड एड्स. मसला ये है कि स्टोरीज क्यों रिपीट हो जाती हैं, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी. हाँ, आप feed on your feed. So I haven't experienced that, but I also think that's got to do with having एक business account and a personal account, because आपके जो personal account होते हैं वो individuals आप are कितने लोगों को फॉलो करती हैं ट्विटर पे या फेसबुक पे? I don't remember. 1000 लोगों को करती होंगी ना. ठीक है, बिल्कुल. तो आपने कभी उन 1000 की ट्वीट पढ़ी है? आपको गिन के 60 या 65 लोगों की ट्वीट्स मिल रही है. पॉसिबल भी नहीं है ना कि आप एक दिन में आपकी फीड पे नहीं आती. अच्छा, that I'm not aware of. I'm telling you. अच्छा, हाँ, आपकी फीड सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे तो आती है. नहीं, इंस्टाग्राम पे ये हुआ था, मैं बताता हूँ. इंस्टाग्राम पे I'm telling you. अच्छा, नहीं, but what I know is इंस्टाग्राम ने एक फीचर निकाला जिसमें वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने कितने घंटे यूज करना है स्क्रीन, तो वो ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन टाइम का इशू है ना. स्क्रीन टाइम, that's exactly what I'm talking about, screen time. So वो स्क्रीन टाइम, आपको नई चीजें मिल रही हैं तो स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा ना. मेरी पोस्ट ही, आपने मेरी पोस्ट देखी, मैंने यूं पोस्ट किया हुआ था, और उसके बाद आपने 10-15 स्टोरीज देखी और फिर मैं ही आ गया उसी के साथ. ये हो ही नहीं सकता. इंस्टाग्राम का ये था जो रीच की बात कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम जब लॉन्च हुआ था तब तो थी जी, आप उनको यूजर चाहिए थे, यूजर्स आ गए उनके पास, तब तो 100% थी. अगर आपके पास लेट से आपके 100 लोग आपको फॉलो करते हैं, आप पोस्ट करेंगे, वो 100 के 100 हो जाएगी. ये इन्होंने रिड्यूस करते करते पहले 40 किया, फिर 30 किया, तो अब 12.5% है जो इनकी लेटेस्ट के. यानी कि अगर आपके 100 बंदा है तो 12.5 बंदे को आपकी पोस्ट जाती है सिर्फ. मसला ये है कि आप मोनेटाइजेशन है, देखिए समझ नहीं रही आप. जी जी,
वो पीनलाइज कर रहे हैं क्रिएटर को, फाइन के जी क्रिएटर से वो पैसे लेना चाहते हैं, फाइन। मैं क्रिएटर हूं ही नहीं, मैं कंज्यूमर हूं, लेकिन उस पीनलाइजेशन का असर मुझे भी पड़ रहा है। सो मैं अपने 5 प्लेटफॉर्म्स है ना मेजर जिन पे हम हैं, मैं उसमें से सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं व्हाट्सएप पे, क्योंकि उसमें जब मुझे कोई मैसेज भेज रहा है तो आ रहा है, या कोई ग्रुप है तो उसके जितने मैसेजेस हैं वो मैं देख सकता हूं। आपका फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, वो आप 4 से 5 मिनट भी स्क्रॉल नहीं कर सकते, स्टोरीज रिपीट होना शुरू हो जाती है। चले, होपफुली अली इज राइट। I am. There's no doubt. Okay, if you say so. यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद we'll either continue this discussion or we'll talk about something else, but stay tuned with us. वेलकम बैक टू बोलो जनाब। एक मूवी रिलीज हुई थी फाइटर, दुनिया भर में काफ़ी नेगेटिव इसके ऊपर बैकलैश भी आया है, कुछ लोगों ने बहुत तारीफ भी की है इस मूवी की, लेकिन यूएई ने खास तौर पे बैन कर दी है। तो अली अगर आप चाह रहे थे कि आप दुबई जाके देखाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में तो लॉन्च हो ही नहीं सकती, वो पाकिस्तान के खिलाफ बनी हुई है, वो पाकिस्तान में कैसे लॉन्च होगी? आप कोई तरीका निकाल लेंगे देखने का। नहीं, वो मुझे तो इतना कोई शौक नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि इंडिया में मतलब एवर सिंस वी नो कि वो हर 2-4 साल बाद कोई ना कोई पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म बनती है, और कई दफा तो नहीं हुआ। हाँ, कई दफा साल में 2-2, 3-3 भी बन जाती हैं। और अगर नहीं भी होती कोई ऐसी मूवी जो आउटराइट खिलाफ हो, उसके अंदर ऐसी सटल चीजें डाली होती हैं। हाँ, और जब तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री थी हम उनके खिलाफ बनाते होते थे, अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है तो एक और बात है। सो मसला क्या है कि वो हमेशा से बनती होती थी, आज भी बन रही हैं। फाइटर उसकी एक मिसाल है, और उसमें जो है ना कभी भी कोई शोर नहीं मचा, इस दफा भी नहीं मच रहा, एक्सेप्ट के यूएई ने बैन कर दी है। वो तो टाइगर 3 भी कुछ जगहों ने बैन कर दी थी। काफी सेलिब्रिटीज ने इस पे कॉल आउट किया है। नहीं, हमारी सेलिब्रिटीज क्या करती फिरती हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? बात ये है कि इंडिया में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं थोड़ा इजाफा करता हूँ, आप पॉइंट्स वाली काट रहा हूँ कि ये यूएई में नहीं बैन हुई। अच्छा, सिर्फ ये यूएई के अलावा गल्फ सारे नेशंस में पहले बैन हुई थी, ये आखिर में जाके यूएई ने बैन की है। जबरदस्त। देखा दाखी टाइगर 3 भी वजह से बैन हुई है, इसी वजह पाकिस्तान के खिलाफ है ना। ये भी एक मसला है टाइगर कि एग्जैक्टली उन्होंने कुछ जो उनका फिल्म बोर्ड या जो भी सेंसर बोर्ड है जो भी है, उन्होंने कोई क्लियर कट वजह नहीं दी कि जी हमने इस स्पेसिफिक वजह से बैन किया। बट बैन के लिए अली ठीक कह रहे हैं कि वो क्योंकि हम भी वहाँ का डायस्पोरा तो है ना हमारा बहुत ज्यादा, तो इस वजह से उन्होंने शायद इसको। इससे पहले टाइगर 3 भी बैन हुई इसीलिए, इसी वजह से। अच्छा, और आप देखेंगे कि इससे फर्क पड़ेगा। सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर जब शोर मचा था ना, और इनसे भी पड़ेगा, सबसे ज्यादा जब शोर मचा था, एक फिल्म आई थी एजेंट पता नहीं विनोद के क्या, जिसमें वो थे सैफ अली खान। उन दिनों में इंडियन फिल्म पाकिस्तान में लगती होती थी, वो पाकिस्तान के खिलाफ थी फिल्म, तो जाहिर है पाकिस्तान ने कहा कि ये वाली फिल्म तो हम नहीं चलाएंगे। और फिर यहाँ से एक ये भी आवाज़ उठी कि क्योंकि सैफ अली खान उस फिल्म में आए हैं तो सैफ अली खान की आगे आने वाली फिल्में भी पाकिस्तान में नुमाइश ना की जाएं। अच्छा, उस पर काफ़ी डिबेट मुझे याद है इंडिया के अंदर हुई थी कि यार इतना बड़ा सर्किट है पाकिस्तान हमारा, तो हम क्यों बिजनेस लूज कर रहे हैं इस तरह की फिल्म बना के। अगेन ये जो हो रहा है इसकी वजह से भी उनको ये जरूर होगा कि यार हम क्यों बिजनेस लूज कर रहे हैं। मैं आज बोल टीवी के इंस्टाग्राम पे एक खबर देख रहा था कि आयुष्मान खुराना ने का कॉन्सर्ट हो रहा था दुबई में, तो उन्होंने वहां पे सुना है कि बोल के मुताबिक कि वहां पे दिल दिल पाकिस्तान गाया। अच्छा, अब वो जाहिर है पाकिस्तानी ऑडियंस होगी, फरमाइश कर दी होगी, लोगों को मजा आया, ठीक। ये बात अब ना आर्टिस्ट के समझने के लिए है, प्रोड्यूसर्स के समझने के लिए, डायरेक्टर्स के समझने के लिए। दुनिया जो है ना अब बहुत ग्लोबल विलेज टाइप चीज बनती चली जा रही है। अब आप ऑडियंस को नाराज करने के बजाय उनसे मोहब्बत पैदा करेंगे ना। मतलब अगेन एक प्रोड्यूसर ये भी सोच सकता है कि यार मेरी फाइटर जो है इतना अच्छा बिजनेस कर रही है इंडिया में, तो बस ठीक है, मैं तो कामयाब हो गया ना। वो फिल्म जिसकी भी नहीं पसंद आई तो नहीं आई, मैं तो पैसे बनाए हैं। लेकिन आप जितनी प्यार मोहब्बत की बात करेंगे ना, उतने सर्किट्स खुलते चले जाएंगे। एयरफोर्स भी फिल्म बनानी है ना, प्यार मोहब्बत की बनाओ, ज्यादा मुल्कों में चलेगी, ज्यादा पैसा आ जाएगा। देखें इस किस्म की चीज से मैं तो एग्री करता हूँ यूएई की पॉलिसी के साथ। देखें जी, आप कंट्री टू कंट्री भी देखें ना, अब यूएस यूनाइटेड स्टेट्स है, अब उनकी जो फौज है
वो एक बड़ी फौज है, बड़ी तरीन फौज है। अगर कोई और मुल्क जो है उनके खिलाफ बनाएगा फिल्म तो वहाँ पे भी आउटरेज होगा। सिमिलरली जैसे ये फाइटर बना रहे हैं, ये एयरफोर्स के बारे में फिल्म है गालिबन, और इसके अंदर जिस तरह डिपिक्ट भी किया है हमारे जो फाइटर पायलट्स हैं, वही मेरे ख्याल में आंखों के नीचे वो काजल या सुरमा टाइप लगा के ये वो स्टेरियोटाइप किया उसको। हर फिल्म में अपनी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को स्टेरियोटाइप करते हैं, पाकिस्तानियों को स्टेरियोटाइप करते हैं। तो चले वो बंदिश जो है वो इंडस्ट्री को डेफिनेटली इफेक्ट करेगी। यूएई वाली तो इनको खासी चुभी होगी इंडियंस को, और जो कि ठीक है मेरे ख्याल में। लेकिन ये भी तो बात है ना कि अगर हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, जो बहरहाल ये सारे गल्फ नेशंस हैं, ये तो मेरे ख्याल में बड़ी पॉजिटिव और मुस्बत बात है कि वो उन्होंने रादर देन इंडियन साइड का स्टांस लेने का उन्होंने हमें सपोर्ट किया। आपकी बात अपनी जगह मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि दुनिया ग्लोबल विलेज है, बन गई है। हम पिछले सेगमेंट में सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया के जरिए से ही बनी है। अब आगे जो पैसे की बात है सारी, वो गेम मूव करती है कि जी जितना उनको नुकसान होगा इससे, उसके बाद शायद वो कहें जी कि हम अगली दफा जो है हम इस किस्म की फिल्म नहीं बनाएंगे। देखिए, और एक और चीज भी है, वो ये है कि ये बिल्कुल अच्छी बात है Anything can ever convince, नहीं वो देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि बैनिंग भी जरूरी नहीं है। बात ये है कि इस तरह की फिल्म अगर लगनी थी तो पाकिस्तानियों ने तो देखनी नहीं थी जाके, बिजनेस तो इफेक्ट हुआ ना सर। देखें, ओपनहाइमर को पता है कहाँ रिलीज की इजाजत मिली है? जापान में। सो ये होता है मुल्क कि यार हम एक फिल्म से इनसिक्योर हैं, यार लगाओ। आप देखिए वो उनकी पूरी मोनार्की पे वो क्वीन क्या नाम है, क्राउन शो चल रहा है, जिसके अंदर उनकी इतनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब दिखाया है। बिल्कुल, और उसमें ये है कि फिर वही बात है कि हमें तो पता है ना, मेरे जैसा आपके जैसा बंदा तो कभी भी फाइटर जाके नहीं देखेगा, मतलब जाके क्या नहीं, हम तो घर पे भी नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वो उसमें मतलब वो फिल्म ही अच्छी नहीं है, मतलब वो उसमें अजीब सा प्रोपेगेंडा फजूल सा, हमें क्योंकि पता है बात का तो हम नहीं देखेंगे। तो बिजनेस तो इफेक्ट हो गया, अब वो बैन होती है नहीं होती इससे फर्क ही कोई नहीं पड़ता। उन्होंने दे लॉस्ट देयर ऑडियंस। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक और खबर थी, राहत फतेह अली खान की जो वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद उन्होंने अपॉलॉजी इशू की थी विद द सेम। अब हम अपने शो पे हमने जिक्र किया था 2 दिन पहले शायद कि उनके अपने जो प्रमोटर है उनसे अलहदगी हो गई है। उसके अगले दिन ही ये वीडियो जो है आ गई थी, शायद कोई लिंकेज हो, लेकिन हमें नहीं पता तो हम नहीं कह सकते कि कोई लिंकेज है। लेकिन जिस किस्म के जो ट्वीट्स आ रहे थे ना इस बात पे सोशल मीडिया पे, वो आई हैव टू से कि हमारे पाकिस्तानियों का सेंस ऑफ ह्यूमर इज नहीं, आई डोंट थिंक इट्स एट ऑल ह्यूमरस थिंग जो उन्होंने किया। वो तो एक उनकी जो अपॉलॉजी की वीडियो वो भी बहुत ही वो उसमें तो आते ही हैं, बट जो उन्होंने चीज़ की वो तो किसी भी अपॉलॉजी या किसी भी किस्म की उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो है ही नहीं। अच्छा, बाद में जो है जब सारी चीज़ सामने आ गई, मतलब अगर को बात थी कि जो उन्होंने बाद में कहा जी मेरा को पानी था, पानी की बोतल थी, पीर का पानी का बोतल है, कुछ लोग कह रहे हैं शहद की बोतल थी, और कुछ लोग और बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस बेरहमी से उन्होंने सलूक किया, ये तो देखें उनकी पर्सनैलिटी का ये तो वीडियो सामने आ गई, पता नहीं और कितने लोगों से उन्होंने ऐसे किया होगा। और क्लैरिफिकेशन क्या है जी कि देखिए मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये मेरे शागिर्द है और मैं इसका उस्ताद हूँ, और उस्ताद शागिर्द की प्यार भी होता है और ये भी होता है। ये किस किस्म की सजा है किसी के साथ करना? ये तो जानवरों की तरफ ऐसे सलूक ना करे। बड़ा अच्छा हुआ ये वीडियो वायरल हुई है, मसला ये बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा, मैं का पता नहीं आप क्या कॉमन है, इतना कॉमन, मतलब एक नॉर्मलाइज सी एक आप घरों में देखें हमारे कल्चर में है, एक तो डोमेस्टिक वर्कर्स को किस तरह ट्रीट करना है और उस्ताद शागिर्द का रिलेशनशिप, दिस ओपन्स अप सो मेनी कन्वर्सेशंस, which is why I'm kind of glad कि ये वायरल हुई है। वही वाली चीज़ कि ये आर्टिस्ट्स के लिए ये बड़ा लर्निंग का मौका है। उसकी वजह ये है कि वो तो जाहिर है उस पर तो मार तो आप किसी को सकते ही नहीं हो, ये तो अलहदा बात हो गई। अब जब वो वीडियो सामने आई थी ना, तो जो भी जो है ना बचत के लिए, आप वैसे तो कितनी को बचत हो सकती है, लेकिन बयान इससे बेहतर हो सकता था। किसी वकील से कंसल्ट करते, किसी पढ़े लिखे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कंसल्ट करते, उसके बाद कोई पब्लिक स्टेटमेंट इशू करते। ये जो इन्होंने इस तरह की बात कर दी है ना कि ये तो फिर होता ही है, ये कैंसल जोन में जा चुके हैं। हाँ, और बड़ा मुश्किल है कि ये अब बचे। जाहिर है, मतलब वही बात है कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इनका मतलब निजी महफिलें और वो सारा कुछ तो चलता रहेगा, लेकिन ब्रांड इनसे भागेगा। सो ये वो जो है ना कि जहाँ पे थे वो तो अब खैर, हाँ, और I guess he's still going to make a lot of money। हाँ, लेकिन वही वाली बात है कि बुनियादी बात ये है कि आप अगर अफोर्ड करते हैं ना, तो अपनी टीम में ना आपकी बाहर के लोग भी होने चाहिए। बड़ा फैमिली सेंट्रिक बिजनेस नहीं चलाना चाहिए,
और लॉयर पे पैसे नहीं बचाने चाहिए। ये कुछ बुनियादी चीजें अगर आपका कारोबार चलता हो। और अच्छा, आपने लास्ट लाइन जो बोली है ना, वो आई सेकंड दैट। हाँ, लॉयर पे पैसे नहीं बचाने चाहिए क्योंकि वो आपकी पब्लिक स्टेटमेंट्स वेट करता है। अदालत में तो अच्छा, बट इसके साथ साथ जो उनकी चले अपॉलॉजी आगे, क्लैरिफिकेशन है, कैंसिल आपने बात की, तो मेरे तो ख्याल में ब्रांड तो चले भागेगा ही। मेरे तो ख्याल में अगर निजी महफिलें भी हो जाएं तो उनके अंदर भी लोग जो हैं, अगर तो वो इसका मतलब है अगर कोई शख्स उनको बुलाएगा अपनी निजी महफिल में, वो अग्री करता है इस चीज़ से, ये तो इस चीज़ का सबूत हो जाएगा ना जी कि मुझे नहीं मसला है, इसने जो किया है मुझे कोई इशू नहीं, इसका मतलब खुद भी ऐसे होंगे। तो मेरे तो ख्याल में ये चीज़ जो है, ये अगर मंजर आम पे आई है और ये यहाँ रुकनी नहीं चाहिए। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे बहुत दफ़ा इंस्टेंसेस हो चुके हैं हमारे मुल्क में जहाँ पे सेलिब्रिटी ने कोई हरकत की है जो कि इफ़ नॉट कॉट ऑन कैमरा, बस वैसे ही एक कॉन्वर्सेशन थ्रू आउट द नेशन चल रही है कि जी कुछ गलत हरकत की है, तो क्या बात तो होती है कि बॉयकॉट किया जाए शुरू में, लेकिन इवेंचुअली यू कम आउट ऑफ इट। वैसे मुझे, हाँ जी, मैंने जो ये वीडियो देखी, मैंने असल में जो आपने बात की, मैंने सोचा यार ये पहले कभी इस किस्म की चीज इतनी वायरल हुई है किसी बड़े, मैंने तो नहीं देखी ऐसी चीज किसी इतने बड़े सेलिब्रिटी। कैंसिल वाला आप बात कर रहे हो ना कि किसी ने एक कुछ गलत हरकत की है, एवरीबॉडी नोस कि गलत की है हरकत, लेकिन आप उन्हें कैंसिल कर दो, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि अली जफर को PSL से, एंथम से निकाल दिया था, वो एक अलग चीज़ थी, बट जनरली काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हु एक्चुअली जस्ट डोंट केयर अबाउट के अच्छा वो आगे जाके कैसे दिखते देखेंगे। बट मैं वही बात कर रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि हमने इतने बड़े सेलिब्रिटी हमारे मुल्क में कि इस किस्म की वीडियो देखी है कि वो इस किस्म का तशद्दुद किसी के ऊपर कर रहा हो। मैंने तो नहीं देखी, एटलीस्ट मुझे याद नहीं पड़ता। एक वीडियो वायरल हुई थी, एक हमारी फीमेल सेलिब्रिटी है, वो असल में मार नहीं रही थी, लेकिन वो अपनी डोमेस्टिक वर्कर को बहुत गुस्से से बात कर रही थी, हाँ जी, चिल्ला रही थी, उनको गालियां निकाल रही थी। दैट इज समथिंग, मैं वही कह रहा हूँ, फिर से दोहराऊंगा, ये तो वायलेंस है, तो बड़ी बात है कि उनके ऊपर किसी ने केस नहीं कर दिया, इस क्योंकि केस क्यों नहीं किया, अगले उन्होंने उस लड़के को और उसके वालिद को साथ खड़ा कर दिया। बीच में ये भी उन्होंने कहा कि देखिए मेरा ड्राइवर है 40 साल पुराना, तो इससे पूछ ले मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, तो तौबा है। वैसे चले बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है। जरा कुछ हमारे ऐसी खबरें निकल आती हैं, कुछ अच्छी खबरें भी हैं हमारे पास। हमारे मुल्क की एक MMA फाइटर थी, आई बिलीव हुंजा से हैं वो कल उन्होंने फाइट खबर बताने लगी कि जो जीती हैं कल अनीता करीम है जी, MMA फाइटर हैं। ये वन फ्राइडे फाइट्स की 49th जो सीरीज थी थाईलैंड के अंदर, वहाँ पे इन्होंने एक आई थिंक इटालियन या स्पेनिश कंटेंडर को हराया और जीती। उससे पहले ये पाकिस्तान ग्रैपलिंग चैलेंज 2017-18 की भी विनर हैं और 7 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल ये जीती हुई हैं। बहुत अकम्पलिश्ड MMA फाइटर हैं और मेरे ख्याल में हम खुश इस चीज़ से होते हैं 2 वजह से। एक तो ये कि इस स्पोर्ट में तरक्की कर रही है, वो जो दुनिया की एक बड़ी बड़ी तरीन स्पोर्ट बनी है। दूसरा शुक्र है कि वो डेफिनेटली दैट आल्सो, बट तीसरी चीज शुक्र है इस मुल्क के अंदर क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट के ऊपर को बात हुई है, किसी को तमगा मिला है, किसी ने मतलब इंटरनेशनली हमें रिप्रेजेंट किया है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अनीता करीम इससे पहले भी बहुत सारी फाइट्स जीत चुकी हैं, मैं बड़ा लुकअप करता हूँ इनको। और जो बुनियादी चीज़ मुझे समझ में नहीं आती वो ये है कि हम वैसे इतनी लड़ाका कौम हैं, वो जिस तरह असद कह रहे थे कि हमारे कमेंट्स ही पढ़ लें शोज के नीचे तो हर कोई हवाई ताइक्वांडो कर रहा है, हाँ। तो MMA में क्यों नहीं आते? मतलब भड़ास वहां पे आके निकालें। मतलब हमारे साथ नहीं, हमारे साथ वो काफी डिसिप्लिन और काफी रूल्स के साथ। बट यहाँ पे आप देखें इस चीज का MMA कल्चर जो है, जिम्स वगैरह और जो यहाँ पे MMA बाकायदा सिखाई जाती है और जहाँ पे पूरे मुल्क के अंदर काफी जगह पे जहाँ पे लोग ये कर रहे हैं। और इसका असल में जो आपने बात की वो बिल्कुल है कि अगर आपको जरा ज्यादा ही गुस्सा आपका तेज है तो इससे बेहतर आउटलेट तो कोई नहीं। और एक्सरसाइज इतनी जबरदस्त किस्म की है तो ये दोनों तरह से अच्छी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे 3-4 इवेंट्स हुए थे, एक लाहौर, एक इस्लामाबाद, एक कराची, वक्तन फवक्तन, जिसमें कुछ फाइट्स मुनक्कद की गई। सो अब अगर कोई इस किस्म का टूर्नामेंट होता है तो मैं फ्री में कवरेज दूंगा उनको। वेरी नाइस, चले ये ऑफर है सबके लिए। अच्छा वो एक और हमारे 20-year-old, आई डोंट नो इफ दैट्स अ गुड न्यूज। हाँ वो उनका नाम है बिलाल नाम है उनका। और वो क्यों जी सॉरी तो आपने खत्म कर लिया, मैं तो शुरू हुआ वो बिलाल है। जानना चाहती बिकॉज़ मुझे अली की समझ नहीं आई। उनका रिकॉर्ड जो है बहुत यूजलेस रिकॉर्ड है जी कि टेलर स्विफ्ट के जो गाने हैं 1 मिनट में, पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड 27 था कि मैं लिरिक्स से बता सकता हूँ, तो इन्होंने मेरे ख्याल में 30 या 34 जो है का रिकॉर्ड कायम किया और बड़े खुश हैं और बहुत बड़े फैन हैं उनके। 20 साल इनकी उम्र है
और नहीं टेलर स्विफ्ट तो कोई भी सुन सकता मतलब वो टेलर से जब शुरू हुई थी गाना तो ही मस्ट बी 10 और लेस देन दैट। नहीं वो तो टेलर स्विफ्ट तो अमेरिका में बैंकरप्ट स्टेट्स को उठा देती है अगर वहां पे कॉन्सर्ट कर ले, इकोनॉमी चलाती है। वो तो पता नहीं क्या करती है, लेकिन बहरहाल ये बॉय जो है मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, मतलब इफ ही वांटेड टू डू दैट तो बड़ी खुशी है कि इसने अकम्प्लिश कर लिया है। बट जो उसने पूरा प्रोसेस बताया है कि मैं कितने घंटे सुनता था म्यूजिक, याद करता था, मुझे इतना जहन पे असर हो गया था कि मैं रात को सोते सोते उठ जाता था कि ये मेरे कान में फलाना गाना बज रहा है। सो उसने बड़ा प्रेप की है इसके लिए, वो ऐसे ही नहीं कोई जाके उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। सो मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि इस रिकॉर्ड के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत थी जितनी उसने की, बट मतलब इफ ही वांटेड इट तो आई एम हैप्पी फॉर हिम। हाँ नहीं अच्छा है, देखिए सर हर शोबे में हम तरक्की कर रहे हैं, हमारा यूथ जो है जबरदस्त। ये इन लोगों को मैनिफेस्टो के अंदर ना मेरे ख्याल में मजीद डालना चाहिए। बहरहाल ये अच्छी, बिल्कुल बहुत अच्छी बिल्कुल। अच्छा वो एक आप बता रहे थे ईसीपी ने एक ऐप या एक फोन सिक्योरिटी ऐप इंट्रोड्यूस किया है। ईसीपी ना आजकल बहुत चीज़ें कर रहा है। दो चीज़ें मजीद, एक तो दोनों ही अच्छी हैं। एक तो जो नंबर है 8300 जो है उसके ऊपर आप अपना मंडे से मतलब कल से SMS जो है उसका फ्री कर दिया गया। सो वो जिनको भी टेंशन थी कि यार हमें SMS पे पता नहीं कितने 5 सर मुझे बहुत टेंशन थी क्योंकि पूरे खानदान के बुजुर्ग मुझे पता नहीं क्यों आके कहते हैं मेरा भी चेक करी, मेरा भी चेक करी, मुझे बिल्टों का। हाँ तो वो फ्री हो गया नंबर 1, जो अच्छी बात है। जाहिर है उन्होंने इलेक्शन के आसपास ही किया, ज़्यादातर लोग भी। अच्छा मैं आपको इसमें बताऊं कि मुझे अभी भी इसके ऊपर कल मैं चेक करूंगा अपना और फिर हम बात करेंगे उसके ऊपर तनकीद, इस वजह से क्योंकि मेरा अभी तक जो पोलिंग स्टेशन है उसका एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा वो कहाँ है। सो आपको पता मैं तो बहुत बड़ा वोटर हूँ, तो मुझे बहुत टेंशन। आप तो कई दफा जज्बात में आके 2-2 3-3 वोट डाल जाते हैं। हाँ मैंने पिछले 2 इलेक्शनों में 4 दफा वोट डाला है। वो आपको किसी और दिन बताऊँ कैसे। तो दूसरी जो खबर है वो ये है कि नहीं मैं अभी बता दूं, उसमें कुछ छुपाने वाली बात छोड़ी है। एक दफा बाई इलेक्शन का और एक दफा कंटोनमेंट बोर्ड का। तो जो वो है ईसीपी ने दूसरी चीज जो की है वो ये है कि इलेक्शन डे पे, मतलब ये ईसीपी ने नहीं कि ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आपकी पुलिस ऑपरेशन विंग है उन्होंने जितने पुलिस ऑफिसर्स वगैरह हैं उनके लिए उनकी अपनी एक सिस्टम होगा, ऐप होगी जिसके ऊपर वो फौरी तौर पर रिपोर्ट कर सकते हैं कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई इशू है। नंबर 1 मटेरियल्स की शॉर्टेज, ये भी हमने देखा है हो जाता है कभी कभार कि जी बैलेट पेपर कम हो रहे हैं या चीज़ें नहीं है या कुछ चीज़ नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन। एंड नंबर 3 टाइमिंग की बात कि जी एक जगह पे पोलिंग जो अभी तक शुरू नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, फौरन उसके ऊपर रियल टाइम में पता चलेगा दीगर इदारों को, और पोलिंग ख़त्म हो गई है तो वो पोलिंग स्टेशन क्लोज हो गया है। सो ये टाइमिंग वाली चीज़ ज़रा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मेरा एक सवाल है जी प्लीज़, कि इसका मतलब है कि इंटरनेट नहीं बंद होगा, क्योंकि अगर इंटरनेट बंद होगा तो फिर तो ये ऐप भी नहीं चलेगी। इन्होंने कह दिया ना, ये तो ट्यूसडे को इनफैक्ट ईसीपी की तरफ से ही आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उन्होंने कहा था कि ये जो अफवाह है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट की जो चीज ऐप्स वगैरह वो बंद होंगी इलेक्शन डे पे, तो नहीं होंगी, तमाम तर चीजें जो है वो चलती रहेंगी। जबरदस्त। ये तो उस लिहाज से तो अच्छी खबर है। बिल्कुल। इलेक्शन के लिहाज से कोई और आप बता रहे थे वो देयर इज लाहौर हाई कोर्ट ने कोई साइफर केस पे कोई डेवलपमेंट हुई है? नहीं वो लाहौर हाई कोर्ट का नहीं है, वो बेसिकली इमरान खान और शाहमूद कुरैशी जो हैं उनकी एक हियरिंग चल रही थी, और ये अब्दुल असनाद जज का नाम है। तो मसला ये हुआ था कि उन्होंने उनको 2 पेशियों पे कहा कि जी आपके जो अपने सीनियर वकील हैं वो पेश क्यों नहीं हो रहे। तो ये कल के दिन जो है उन्होंने उनको स्टेट डिफेंस दे दिया, उनको 2 लॉयर असाइन कर दिए जो स्टेट की तरफ से। तो उस पर काफ़ी तलखी हो गई तीनों के बीच में, बानी पीटीआई, शाहमूद कुरैशी और जो जज साहब हैं उनके बीच में, कि शाहमूद कुरैशी ने तो जो उनको वकील असाइन किया तो उनकी जो फाइल उन्होंने उनके जो उनको हाथ से लेके उछाल दी, फेंक दी उन्होंने, ये हुआ। और बानी पीटीआई जो हैं उन्होंने इनको कहा जी कि ये क्या मजाक है, इस किस्म की तलखी काफ़ी ज़्यादा होगी। और फिर उसके ऊपर उनको ये कहा गया कि जी आपको हम तो कह रहे हैं कि आपके सीनियर वकील ने, आप अभी जाके बुला लें उनको। फिर ब्रेक ली गई वहाँ पे, फिर फ़ोन शोन किए गए, फिर भी कोई नहीं आया। तो ये अब सारा मामला जो है ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। वो कहते हैं आपने तो फैसला लिख लिया अगर आप हमें स्टेट डिफेंस दे रहे हैं, कि इसका मतलब है हमारे अपने वकील हमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप टाइम भी नहीं देते हमें अपने वकीलों से मिलने के लिए। लेकिन उनकी तरफ जज साहब की बात ठीक है कि हम तो कह रहे हैं अपने वकील को लें, आपके वकील आते क्यों नहीं। ये तो मतलब
वकील नहीं आ रहे, अब मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। ऐसा एक संजीदा सा केस है और उसके ऊपर मेरे ख्याल में अगर उनकी अभी तक लेकिन पीटीआई में तो है ही वकील, अब मतलब सियासतदान कम है, वकील ज्यादा है, तो आना चाहिए। दूसरी एक और चीज इसी नौयत की वो ये कि जो यास्मीन राशिद साहब हैं जो नवाज शरीफ के खिलाफ खड़ी हो रही हैं अपने हल्के में, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है जो जिनके सामने वो पेश हुई कि यार मुझे रैली तो करने दो जरा, और कि मैं उनको शिकस्त देना चाहती हूँ और मैं दे सकती हूँ, मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। तो जज साहब जरा नाइस थे, उन्होंने कहा जी कि मैं इसमें कानून में देखता हूँ और गुंजाइश है तो ठीक है फिर कर लें। हाँ जाहिर है वो कानून में पता नहीं गुंजाइश है या नहीं है, मेरा तो ये जाती तौर पे ख्याल है, मुझे कानून का नहीं पता, कि जो बंदा भी फ्लाइट रिस्क ना हो उसको दे देनी चाहिए बेल। हाँ बिल्कुल सही। इसके आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी फैक्टर्स हैं विच विल डिटरमिन के वेदर वो अलाउ कर सकते नहीं कर सकते, बट देखते हैं, लेट्स सी। Thank you so much for watching बोलो जनाब। हम again will be here next week same time। बोलो जनाब टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज, टेक केयर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।